नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया सोनामक्स एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है और जिससे अंत से स्वयं सुगंधित वो अभिसार तुम्हारा है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है तुम्हें समर्पित है शिव जी। मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। जी हाँ, आज वैसे ही एक खास दिन है, बेहद खास मौका। हम सभी तनाव भरी जिंदगी जी रहे हैं। आज का ये जीवन तनाव से भरा है, विपतों से भरा है, दुखों से भरा है। या यूं कहे कि हमने तनाव ओढ़ लिए हैं। जैसे जैसे मनुष्य प्रगति की अंधाधुंध दौड़ की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे वो अपनी वास्तविक गति को भूलता जा रहा है। और जितना वो अपनी वास्तविक गति से, अपनी जमीन से, अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति से दूर हो रहा है, उतना ही वो तनाव युक्त हो रहा है। और ऐसे समय में जिंदगी में कुछ ऐसे इंसान, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे जीवन में खुशनुमा रंग भरते हैं, जो हमारे जीवन में मुस्कुराहट लाते हैं, हंसी लाते हैं, हमें इस तनाव भरी जिंदगी से दूर करते हैं। आज एक ऐसी ही शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनका अंदाज ही अलग है। यूं तो हमारे देश में बहुत से कवि हुए हैं, बहुत से बड़े शायर हुए हैं, बहुत से बड़े नाम हुए हैं जिनसे हमारा देश जाना और पहचाना जाता है, न केवल देश में बल्कि विदेश में भी। परंतु जिनसे हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं, उनका अंदाज ही अलग है। हमारे कवि जगत में, हमारे काव्य जगत में वो एक मील पत्थर है। हालांकि वो हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं, पर अपने चेहरे पर वो एक गंभीरता का पुट लिए हुए है और उनकी बातों से हास्य टपकता है। उनकी बातें दिल से निकलती हैं और दिलों तक पहुंचती हैं और आपके चेहरे पर मुस्कान लाने पर आपको मजबूर करती है। वो जब सीरियस से सीरियस बात भी करते हैं तो उसमें हास्य का पुट होता है। वो हमारे दिलों तक पहुंच जाती है, लेकिन बड़ी से बड़ी बात को, बड़े से बड़े संदेश को वो इतनी आसानी से और इतने नपे तुले शब्दों में हम तक पहुंचाते हैं कि वो देश हित और समाज हित में भी कार्य करता है। तो हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं, आपके इंतजार की घड़ियों को खत्म करते हैं, पद्मश्री से सम्मानित हमारे अग्रज, हमारे बड़े, हमारे देश के जाने माने कवि, हमारे देश के एक बड़ा नाम, एक मील पत्थर काव्य जगत का आदरणीय पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी से। अगर वो उपस्थित हैं तो रश्मि जी आप उन्हें मंच पे लाएं। शायद आप अभी उपस्थित नहीं है, मुझे रश्मि जी का कोई कमेंट भी नजर नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, तब तक हम उनके बारे में कुछ और जानते हैं। हमारे देश में यूं तो बहुत कवियों ने जन्म लिया, लेकिन हर किसी की शैली जो है वो अलग अलग होती है। भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर कुछ पल भी हमें हंसकर बिताने के लिए मिल जाए, अगर कुछ पल भी हमें ऐसे मिल जाए कि हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, हमारा तनाव थोड़ा सा दूर हो जाए, तो वो हमारे शरीर में स्फूर्ति पैदा करता है, हमारे जहन को तसल्ली देता है, शांति देता है और हम अच्छी नींद सो पाते हैं। रश्मि जी का कहना है कि सर अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं रश्मि जी, आप उनसे कनेक्टेड रहिए, आप कोशिश कीजिए कि वो हमसे जुड़े। आज का समाज जबकि फूहड़ हास्य की तरफ बढ़ रहा है, तो भी आपने अपनी जमीन को नहीं छोड़ा, अपनी प्रासंगिकता को नहीं छोड़ा, अपने औरे को नहीं छोड़ा। आपने अपने असूलों के साथ समझौता नहीं किया। आप जहां थे, आप वहीं रहे। जी, मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपको आपके जन्मदिन की मैं हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। काव्य जगत में आप एक जाने माने इंसान हैं और मैं गौरवान्वित हूँ कि आप हरियाणा प्रदेश से के रहने वाले हैं। महेंद्रगढ़ से आपका जन्म स्थान है, आपका नांगल खेड़ी महेंद्रगढ़ से आपका जन्म स्थान है।
तो हम आपका रास्ता देख रहे हैं इस दोहे के साथ कि जाने किसका रास्ता देख रही है झील, जाने किसका रास्ता देख रही है झील, दरवाजे पर टांग कर चंदा की कंदील, दरवाजे पर टांग कर चंदा की कंदील। तो क्या कहें आपके बारे में, आपने बहुत सी ऐसी बातें की हैं। आप अक्सर एक बात कहा करते हैं कि मर्द बड़े कोमल होते हैं और महिलाएं बड़ी कठोर। जी, राजपाल यादव जी, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हास्य सम्राट आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी के स्वागत के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। आपने एक बात कही थी कि मर्द बड़े कोमल होते हैं और महिलाएं बड़ी कठोर। संगीता चौबे जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस संदर्भ में आपने क्या साझा की थी बात कि अगर हम एक बस में सफर कर रहे हैं, आपकी ही बात को मैं जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनके साथ साझा कर रही हूँ, सभी लोग ध्यान से सुने। सुरेंद्र शर्मा जी कहते हैं कि मर्द कोमल होते हैं और महिलाएं कठोर। कैसे वो इसका एग्जाम्पल कैसे देते हैं कि अगर हम बस में सफर कर रहे हैं और एक मर्द को नींद आ जाए या किसी पुरुष को नींद आ जाए और उसका जो सर है वो किसी महिला के कंधे पर चला जाए, तो महिला इतनी कठोर है, वो तुरंत प्रभाव से उसे उठा देगी कि आप उठिए, किस लिए मेरे कंधे पर सर रखकर सो रहे हैं। और हो सकता है कि वो उन्हें डांट भी दे इसके लिए। और जबकि उनका ये कहना है कि अगर किसी महिला को बस में सफर करते हुए नींद आ जाए और उसका सर किसी पुरुष के कंधे पर टिक जाए, तो उनका कहना है कि उस पुरुष को अगर जगाधरी जाना होगा तो वो चंडीगढ़ तक सफर कर लेगा। तो इस तरह से वो डिफरेंशिएट करते हैं कि मर्द किस तरह से कोमल है और महिलाएं किस तरह से कठोर हैं। उमंग सरेन जी, हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। तो इस तरह की बातें करते हैं सरोज शर्मा जी, हम आपका भी स्वागत करते हैं। हमारे हास्य सम्राट सुरेंद्र शर्मा जी, मैं आपसे ऑफलाइन भी मिल चुकी हूँ और आपके व्यक्तित्व के बारे में मैं बहुत कुछ जानती हूँ। यहाँ जनता को बता देना चाहती हूँ कि बेशक आप हास्य सम्राट हैं, लेकिन आप मन से, आप दिल से उतने ही सरल हैं। आप उतने ही गंभीर, जितने आपके चेहरे पर आपने गंभीरता ओढ़ी है, आपके मन में भी उतनी ही गंभीरता है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए। सुना है मैंने और देखा भी है कि कोरोना काल में जब सभी लोग बहुत ज्यादा व्यथित थे, दुखी थे, उदास थे, तो उस समय में आप अक्सर आपको अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ा करते थे और उस जो भी लोग आपको दुखी परेशान दिखते थे, उनकी आप यथासंभव सहायता किया करते थे और आपकी गाड़ी में अक्सर ऑक्सीजन के सिलेंडर रहते थे कि जरूरत पड़ने पर आप कहीं भी उन्हें उन्हें मुहैया करा सके। ऐसा भी सुनने में आया है कि आप जब खुद कोरोना से पीड़ित थे, उस समय जब आपको ये कहा गया कि आपको इस समय जी, राजपाल यादव जी, अभी 2 दिन पूर्व आपका दिल्ली में इनसे मिलना हुआ था। उससे पूर्व मैं भी आपसे दिल्ली में मिल चुकी हूँ और जल्द ही मैं 28 तारीख को आपसे फिर से दिल्ली में मिलने वाली हूँ। आपका मैं बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अभी तो हम आपसे ऑनलाइन मिलने वाले हैं और तभी ऐसा मैंने सुना कि जब आप खुद कोरोना से पीड़ित थे, तो उन दिनों आपने घर के लोगों को या बाहर के लोगों को, आपके चाहने वालों ने जब आपको मना किया कि आपको इससे समय में घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए, तो ऐसे समय में भी आप अपने घर से बाहर गए और आपने ये कहा कि मौत तो आनी ही है, मौत के आने से पहले अगर मैं ज़िंदगी में किसी का कुछ भला कर पाऊँ, अगर मैं ज़िंदगी के लिए कुछ कर पाऊँ, तो वो मेरे लिए बहुत उत्तम होगा। बेशक आप ठीक कह रही हैं सरोज शर्मा जी, आप जैसी शख्सियत, आप जैसे अग्रज हमारे लिए एक संदेश देते हैं, हमारे लिए स्नेह आशीष देते हैं, हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। अगर आप जैसे लोगों के कुछ भी गुण हम अपने जीवन में उतार पाएँ, उनसे हम कुछ सीख पाएँ, उन्हें ले पाएँ, तो हमारा भी सार्थक हो जाएगा ये जीवन। सुना है मैंने, कहते हैं कि सहजता जो है वो बड़ी सबसे बड़ी सभ्यता है। दिनेश दवे जी, आपकी सहमति चाहती हूँ। सुना है ऐसा कि सहजता जो है वो सबसे बड़ी सभ्यता है। एमडी नसीम जी, जो शिष्ट नहीं वो कभी विशिष्ट नहीं हो सकता। तो हम सब अगर शिष्ट नहीं है तो हम कभी भी विशिष्ट नहीं हो सकते। आप विशिष्ट इसीलिए हैं, आप पद्मश्री से इसीलिए सम्मानित हैं क्योंकि आप शिष्टता है। सबसे पहले शिष्ट होना
आपको विशिष्ट बनाता है। आपके जैसे जो काव्य है आपका, वो हमारे जीवन की जो मुसीबतें हैं, हमारे जीवन के जो डिप्रेशन है, उन्हें हल्का करते हैं। तो आपने बिल्कुल कोरोना काल में बिना पब्लिसिटी के लिए लोगों के लिए काम किया। रश्मि अभ्या जी लगातार आपसे जुड़ी हुई हैं, वो आपको हमारे साथ जोड़ने के प्रयत्न में है। आशा करते हैं कि आप जल्दी ही हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन इतने बड़े ओहदे पे होने के बावजूद आपने हमें अपना समय दिया और आपने हमसे जुड़ने से मना नहीं किया, जबकि बहुत से लोग ये सब मना कर देते हैं। तो इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो मैं बात कर रही थी कि जो शिष्ट नहीं, वो कभी विशिष्ट नहीं हो सकते। तो मुझे अपनी एक कविता याद आती है कि जीवन जीवन है, वो कभी शापित नहीं हो सकता। जीवन जीवन है, वो कभी शापित नहीं हो सकता। आप अपनी कविताओं में यही कहते हैं कि जीवन जीवन है, वो कभी शापित नहीं हो सकता। शापित क्या है फिर? शापित अगर अगर कुछ है तो वो है हमारी अनबूझ इच्छाएं, एक दूसरे से आगे निकलने की भावना, एक दूसरे के पांव की जमीन खींचने की तमन्नाएं, एक दूसरे के आकाश को देखकर उसमें घुसने की अनाधिकृत चेष्टाएं, ये हमारे जीवन को शापित बनाती है। जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं, आप ही कहते हैं कि मेरे घर में 2 गाड़ी है, इस चीज का मुझे सुख नहीं, इस चीज की मुझे खुशी नहीं, मुझे इस चीज का दुख है कि मेरे पड़ोस वाले घर में 3 गाड़ियां हैं। बेशक हमने तरक्की की है, बेशक हमने उन्नति की है, लेकिन इसी उन्नति के साथ साथ जो हमने खोया है, वो है हमारी शिष्टता। जो हमने खोया है, वो है हमारी विनम्रता। जो हमने खोया है, वो हमारी नींद, हमारा चैन, हमारा सुकून। सब कुछ पाने के जुनून में जब हम अपना सुकून खोने लगते हैं, सब कुछ पाने के जुनून में जब हम अपना सुकून खोने लगते हैं, तब हम शिष्ट होना बंद कर देते हैं, और तब हम विशिष्ट नहीं रहते, तब हम सहज नहीं रहते, और तब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मोटिवेशनल एज ए मोटिवेशनल लेक्चर भी मैं काम करती हूँ। तो जब तक बहुत 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 स्वागत आपका, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। आपका इस मंच से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपकी बारे में बहुत बहुत चर्चाएं हम अभी तक कर रहे थे, तो अभी फिर से आपको कहती हूँ कि जाने किसका रास्ता देख रही थी झील, जाने किसका रास्ता देख रही थी झील, दरवाजे पर टांग कर चंदा की कंदील, दरवाजे पर टांग कर चंदा की कंदील। तो जिनका रास्ता हम देख रहे थे, वो हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। पद्मश्री से सम्मानित हमारे आज के खास मेहमान आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी। चेहरे से गंभीर, बातों से हास्य टपकता, दिल से निकली बात दिलों तक पहुंचती। आप जहन से काम नहीं लेते, दिल से काम लेते हैं, इसीलिए आपके दिल से निकली बातें दिलों तक पहुंचती है। आपकी चेहरे की गंभीरता आपके व्यवहार में भी है। बेशक सही कहा राजपाल यादव जी कि आपने कोरोना काल में बिना पब्लिसिटी के काम किया। जैसा कि मैंने सुना, अपनी गाड़ी में आप सिलेंडर, ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर रातों रात चले, और देश समाज के लिए आपने जो कार्य किए, वो बेशक वंदनीय है, अभिनंदनीय है। आप जैसे गुण हमें थोड़े से भी आ जाए तो हम भी धन्य हो जाएंगे। आपने बहुत सी पुस्तकें आपकी आ चुकी हैं। तो सबसे पहले मेरे जहन में जो नाम आता है वो हरियाणा, नांगल चौधरी गांव से आप हैं, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं भी हरियाणा से हूँ, पानीपत से हूँ, गुड़गांव से हूँ, और गौरवान्वित हूँ कि मेरे प्रदेश से आप जैसे कवि होते हैं। बुद्धिमानों की मूर्खताएं, बड़े बड़ों के उत्पात, मानसरोवर के कौवे, कौटिल्य का अनर्थशास्त्र। तो सबसे पहले मेरे जहन में यही आता है, आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं और आपने लिखा कौटिल्य का अनर्थशास्त्र। तो ये कैसे संभव हुआ सर? ये मैंने नहीं लिखा।
अच्छा, ये आपने नहीं लिखा। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जब मैं नहीं, गूगल कर मेरे रही थी। नहीं है। जी मेरे इसके अलावा एक और किताब है, मुझसे जी भला न कोई। जी, ये इसका भी जिक्र मैंने किया है कि मुझसे भला न कोई। तो आप इसी के बारे में हमें बताइए कि आपसे भला न कोई, मुझसे भला न कोई, यस आई एम द बेस्ट क्रिएचर ऑफ द गॉड। तो ऐसी मंशा रखने वाले इंसान निस्संदेह बहुत खूबसूरत होते हैं। तो मुझसे भला न कोई, इसके बारे में ही मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसमें आप क्या कहना चाहते हैं। इसमें मैंने उन तीनों किताबों के जी लेखों को, जो मुझे अच्छे लगे, जो समसामयिक नहीं थे लेकिन जी जी दीर्घकालीन जो व्यंग थे, उसको इसमें डाला जी है। जी जी जब वो जी लेख लिखे थे तब वो 10 या 15 20 साल पुरानी किताबें थी। उसमें जी उस समय की राजनीतिक स्थितियां थी, उस समय के पॉलिटिकल लीडर थे, उसमें उल्लेख था। लेकिन जी वो जी पुराने पड़ जाते हैं, डिस्पोजेबल राइटिंग हो जाती है, जो किसी जी जी व्यक्ति विशेष पर लिखी जाए। जब व्यक्ति जी विशेष नहीं रहता है तो रचना का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो हाँ इसलिए जी मैंने उन लेखों को छांटा कि जो कि हर युग में ऐसा लगे कि ये सार्थक है, हर समय में वो जी सार्थक है। वो दीर्घकालीन व्यंग होते हैं जो कि कभी भी पसंद किए जा सकते हैं। इसमें उनको और जी एक दो फिर नए जो मैंने व्यंग लिखे, अपनी एक मैं जीवनी लिखना चाह रहा हूँ, और जी वो जी आत्मकथा, और वो हास्य, जी। पूरी हास्य से भरपूर होगी। अरे वाह, क्या बात है। आत्मकथा तो लिखने के लिए सर बहुत बल चाहिए। नहीं, बढ़ बिल्कुल लेंगे। सच्ची बात आपने। जी अगर और हास्य में लिखी जाएगी तो उसमें जी झूठ लिखा जाएगा, तभी तो हास्य पैदा होगा। जी जी जी। जो चीज है बहुत अच्छी बात कही आपने। जो, जैसे मेरे दोस्त नहीं है, ये नहीं है, हम्म। उसमें मैंने कई जगह उल्लेख किया है कि जी जी आज के जमा बच्चों को याद नहीं आता कि वो कब पिटे हों। जी जी उससे पहले का जो स्थिति है, बच्चे यदा कदा पिटते थे, जी। उससे पहले बच्चे सर्वदा पिटते थे। हम्म। मैं उसी काल का हूँ। कितनी बार पिटे मेरे आप? पिता क्योंकि मेरे पिता मुझे पीटते थे, और जी। पिटाई का कारण भी मुझसे ही पूछते थे कि मैं क्यों अच्छा, पीट रहा अभी हूँ, मैं क्यों पीट रहा हूँ? क्या पीट रहा हूँ, और नहीं बताने पर फिर पीटते। क्या बात है। तो अब ये बात सही नहीं है, पर इसको हास्य में बनाने के लिए इतना तो जी जी करना ही जी पड़ेगा। जी, इतना तो करना ही पड़ेगा। तो आप कविताओं के इस क्षेत्र में कब और कैसे आए? कॉलेज समय से ही आप इस क्षेत्र में आपका नहीं, कॉलेज रुझान हुआ, जैसे कि आप मेरी श्रीराम कॉलेज से कॉलेज पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत नाम उस कॉलेज का है। और उस कॉलेज के विद्यार्थी तो पढ़ाकू किस्म के होते हैं। और हाँ, किस तरह से आप इस क्षेत्र ऐसा में? है। मेरा नाम पहली लिस्ट में आया था जी। 51%। वेरी गुड। अच्छा, जबकि उस आज टाइम 51 में आ 99, गया। हाँ, आज 99% से कम जी, में ऊपर। दाखिल। बेशक। और मेरा कॉलेज आज तक मुझे अपने होनहार छात्रों में मेरी गिनती नहीं करता, नहीं करता। जी। क्योंकि उसे मालूम है कहीं ब्रेकअप लिस्ट फिर 51% पर नहीं आ जाए, अच्छा, कि ऐसे तो ऐसे उस लोग समय पढ़। से ही आपने कविता शुरू की? मैं कविता तो आज भी नहीं लिख रहा। जी कविता तो तुलसीदास लिख गए, सूरदास ने लिखी, जो उन्होंने लिख दी वो भी कवि, और मैं भी कवि कैसे माना जाए? मैं उनकी धूल के बराबर भी नहीं हूँ। नहीं, वो तो उनकी कविता ठीक है, आज मतलब एक जो भी। अनपढ़ उनकी कविता आज एक अनपढ़ माँ गुनगुना रही है। आज के जी। कवियों की एक पंक्ति किसी को याद नहीं, और जिसने लिखी उसको अपनी याद नहीं। तो क्या बड़ी बात। कितना निरर्थक लेखन हुआ है आज की तारीख में। बिल्कुल ठीक है जिस सर। किसी को कहो आपने कौन सी कविता
साहित्यकार को पूछो, वो अपनी कविता का पाठ भी नहीं कर सकता, उसको याद भी नहीं होगी, उसको भी वो किताब देख याद है। करके पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि उसने जी, कविता को हृदय से नहीं लिखा, दिमाग से लिखा है। दिमाग से लिखा कविता वो याद रहती है जो कि आपकी हृदय से लिखी हुई। है। जी, जी। तो आप तो तुरंत प्रभाव से लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो बेशक आपके दिल से निकलती है। कामेश्वर सिंह भी जुड़े हैं, हर वैसे हास्य व्यंग के रचनाकार आपका फैन होने से अपने आप को नहीं रोक सकते हैं। कामेश्वर के सिंह जी कह रहे हैं, जो डीएसपी हैं, और डीएसपी के पद पे होने के बावजूद अगर वो ये बात कह रहे हैं, तो देखिए आपको ये लोग सुनते हैं, और इस पद के लोग जब किसी डिप्रेशन में या किसी ऐसे माहौल में होते हैं, तो आपकी बातों को सुनकर वो सुकून मिलता है उनको, तो वो बड़े अच्छे से सो पाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जनता में, लोगों में डिप्रेशन से उन्हें दूर करना, उनको सुकून बांटना। आप देश विदेशों में अलग अलग जगह गए हैं सर, तो कोई ऐसा आपका संस्मरण हो जो विदेश में आपके लिए एक यादगार बन गया हो, और आप हरियाणवी भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं, तो वहां उस भाषा को किस तरह से लिया जाता है? उनको समझ में आ जाती है आपकी बात, या कैसे कनेक्ट होते हैं आप लोगों से? वहां पर आते तो भारतीय है ना, जी, विदेशी क्यों आएगा मेरे कार्यक्रम में? वहां जो हिंदी जानने वाले वही आएंगे, जो जी, साउथ के हैं, जिनको हिंदी नहीं आती वो नहीं आते हैं। जी, और पाकिस्तान के लोग आते हैं, क्योंकि हम्म, भाषा तो एक ही है ना हम्म। उनकी। देखा जाए तो हम जी, जी, हिंदुस्तानी बोलते हैं ना, तो हिंदी बोलते हैं ना उर्दू बोलते हैं, वही जी, जी, भाषा वो इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान उनकी भी ठेठ उर्दू नहीं होती, उसमें भी वो भाषा जो कि एक आम बोलचाल की भाषा है, उनका जी, आम जी, आदमी जो होता है, तो शायरी भी और उनका बोलना भी, उनका रहन सहन भी काफी कुछ हमसे मिलता है। तो अभी मैं दुबई में था, तो कम से कम 50 लोग जो पाकिस्तान के जी। थे वो सुनने के लिए आए थे। अरे वाह! कोई खास रीति, संस्मरण आपको याद हो, हाँ, कोई खास बात जो आप दर्शकों से साझा करना चाहें, जो कोई आपकी याद में रह जाती है कई बार कोई बात? मैंने वहां पर एक ही कहा था कि हमें पाकिस्तान से एक आखिरी युद्ध लड़ना चाहिए। जी, मोदी जी को चाहिए कि वहां के राष्ट्रपति से बात करके कहे कि आखिरी युद्ध लड़ते हैं, तू हम्म, जीतता है कि हम पहले जीतते हैं, आ हम्म। लड़ते हैं, तू अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम मिटाते हैं, वो अरे अपने वाह! मुल्क की बेरोजगारी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं। जो हम्म। खर्चा युद्ध पर हो रहा है वो लोगों के भलाई के लिए किया जाए, उनके उठाने के क्या लिए बात! किया जाए, तो दोनों देशों के गरीब गरीबी रेखा के ऊपर उठ जाएंगे। बहुत अच्छी बात। गोली का खर्चा रोटी पर किया जाए, हम्म, हथियारों का खर्चा कारखाने बनाने पर किया जाए। हम्म, जब दोनों देश तरक्की कर जाएंगे, हम्म, वहाँ बड़े मुल्कों को तो अपने हथियार बेचने से काम है, वो चाहता ही हम्म, नहीं हम आपस में मिलजुल कर रहे। वो चाहता है कहीं हम्म, ना कहीं झगड़ा होता रहे, ताकि उसके हम्म, हथियारों की बिक्री लगातार जारी हम्म। उसका कारोबार चलता है। यही आपकी खासियत है कि जो हम यही देखते हैं आप में, कि जो सहजता है वही सबसे बड़ी सभ्यता है। मैं ये मानती हूँ जो शिष्ट है वही विशिष्ट है। तो आप इसीलिए विशिष्ट है कि आप शिष्ट है, और आपकी जो ये गंभीरता है वो आपके हास्य के पुट के साथ आपके लेखन में बिल्कुल नजर आती है, आपके बिहेवियर में नजर आती है। तब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हास्य, उपहास, और आज जो कुहड़ता है मंचों पर, इन तीनों में आप क्या, आप हमारे वरिष्ठ हैं, आप हमारे अग्रज हैं, बड़े हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हास्य, उपहास और कुहड़ता, तो इन तीनों के बीच में आप क्या कहना चाहते वर्ता में थोड़ा वल्गैरिटी आ जाती है। हैं? जी, उपहास हास्य का घिनौना रूप है। बेशक, बहुत अपने अच्छी ऊपर बात। हंसाइए, दूसरे को हंसी का पात्र मत बनाइए। और मैं कई लोगों से मंच पर भी कहता हूँ, कई चैनल पर भी कहा है, कमाई नहीं हो तो नंगे रहो, नंगेपन की कमाई मत करो।
क्या बात। तो नंगेपन की जो कमाई हो रही है वो खतरनाक है। बिल्कुल। हास्य और व्यंग में भी अंतर है। हम्म। व्यंग बिल्कुल सोचने सच। पर विवश करता है हम्म। और हास्य सोचने से मुक्त करता है। हम्म। मुख्य रस हास्य है, पर लोग व्यंग आ जाए तो उसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि शुद्ध हास्य लिखा नहीं जा रहा। लिखा पहले जाना तो बहुत कभी लिखा ही मुश्किल। नहीं जा रहा। जी सर। लक्ष्मण रामानुज लड़ीवाला जी, 4 लाइनों में हंसाने वाले हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा जी को लक्ष्मण रामानुज लड़ीवाल जयपुर का सादर प्रणाम। आप सभी जितने भी नमस्कार। लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम आप सबको नमस्कार और प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप सभी का यहाँ होना हमारे इस कार्यक्रम की सफलता है। आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ जुड़े हैं। शिष्ट हास्य ही प्रशंसनीय होना चाहिए। बेशक अलका शर्मा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, यही बात सर कह रहे हैं। और आपने इतनी विधाओं में से इस विधा को चुना, और इसमें आपका कोई सानी भी नहीं है। आपको पूरी महारत है और आप एक मील पत्थर हैं। आप जैसा हास्य अभी तक हमें और कहीं दिखा या सुना नहीं। तो नहीं, बहुत हालांकि मैं ये बहुत मानती हूँ कि लोग हास्य, हैं। मेरे से नहीं पहले बेशक। गोपाल प्रसाद व्यास जी थे, काका जी हाथरसी थे, हुल्लड़ बेशक। मुरादाबादी थे, शरद जी जोशी थे, केपी सक्सेना जी। थे, हैं, और मानिक आप शर्मा जी भी थे। माणिक बेशक वर्मा, वो है। माणिक वर्मा मानिक वर्मा जी भी थे। सुनील हाँ। चतुर्वेदी जी थे, और जी परसाई जी। मतलब जी। एक बहुत तो उनके मैं तो उस टाइम का हास्य और अब वाला हास्य, अब तो मतलब चुटकुलेबाजी से मंचों को काबू करना, या यूं कह लीजिए कि उस टाइम के समय के हास्य और ये हास्य में इतना पतन कैसे हुआ। मैं चुटकुले से पतन नहीं होता है, जी। क्योंकि चुटकुला जो है वो अननोन राइटर्स है, उनका हम्म। नाम नहीं है हम्म। कब किसने लिखा, लेकिन हम्म। शुद्ध हास्य के रूप है हम्म। जिसने भी लिखा हो। आज दिक्कत ये है कि मंच के ऊपर कोई एक चुटकुला सुनाता है तो दूसरा कहता है सुरेंद्र जी इसने मेरा चुटकुला चुरा लिया। अच्छा। तो ये तो मैं पहले सुनाता, उसके ऊपर हम्म। भी अपनी वो दिखाते हैं मोहर कि लगाने। मोहर लगाते हैं। वो चीज हम्म। गलत है। बिल्कुल। कहीं चुटकुले का उपयोग आटे में नमक की तरह से किया जाना चाहिए, कि भीड़ जी। इधर उधर हो रही हो, भीड़ हम्म। की स्थिति ठीक नहीं हो, तब कविता न बर्बाद करके एक दो चुटकुलों को सुना करके भीड़ को हम्म। व्यवस्थित करके तब किसी हम्म। कवि को बुलाया जाए। ये नहीं कि उस हम्म। बिगड़े हुए वातावरण में एकदम कवि को बुला दिया जाए। और हम्म। विशेष रूप से तो गीतकारों को बड़ी दिक्कत होती है, उनको तो एक अच्छा माहौल देना पड़ता है, और देना भी चाहिए, क्यों गीत देना। कवि सम्मेलन की मुख्य धारा है। जी। पहले सिर्फ वो ही धारा चलती थी। वीर हम्म। रस तो पहले जो हम्म। था उसमें उत्तेजना नहीं थी, ओज था। ओज था। बहुत 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 बड़ी बात सर। ये प्रश्न आने, उत्तेजना और आज ओज, क्या बात है सर। आज के कवि सम्मेलनों में उत्तेजना बढ़ती जा रही है, ओज कम होता जा रहा है। ओज कम, बिल्कुल। अब लोग आते हैं और कि पाकिस्तान को खत्म कर दो, मुल्क की बेशक। तरक्की के लिए। हम्म। और मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि पड़ोसन के बांझ होने से अपनी पत्नी गर्भवती थोड़ी हो जाएगी। क्या बात है। किसी की बर्बादी मेरी आबादी का कैसे वो हो सकता है सबब। बिल्कुल। हमें तो हम्म। खुद तरक्की करनी है ना। हम्म। हम दूसरे को बर्बाद करके अपने आप को बड़ा मानेंगे तो ये तो गलत बात है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात कही। अगर आप सब पानी पीना चाहें तो आप पी लीजिए, मैं जब तक 2-4 लोगों के नाम लेती हूँ जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं। रश्मि अभ्या जी आपका स्वागत करते हैं। सरोज शर्मा जी, प्रणाम आदरणीय। मुंबई में होने के कारण हिंदुस्तानी भाषा अकादमी द्वारा आयोजित
मैं भी अकादमी की कार्यकारिणी सदस्य हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाई, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको सुन रही हूँ। आनंदा पाटनी जी भी आप सौभाग्यशाली मान रही हैं खुद को। ए नफीस जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजपाल यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। कमेश्वर सिंह जी कह रहे हैं आपको दर्जन बार दर्जनों स्थानों पर सुना है, आनंदित हुआ हूँ, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। इस तरह की भावना आपके लिए ये लोगों के मन में है। ये तो गलत बात है, उनकी उम्र मुझे लग जाए। तो अगर मैं 78 का हूँ तो 88 का हो जाऊंगा, अच्छा, तो मैं तो और क्या बुजुर्ग हो बात गया है। ना। उनको ये कहना चाहिए डॉक्टर आपकी उम्र दमयंती मुझे शर्मा लग जी। जाए ताकि मैं 78 से 66 का हो जाऊं। हाँ, ठीक बात है सर। मृत्युंजय कुमार जी भी कह रहे हैं बहुत खूबसूरत आपके विचार हैं। मीनाक्षी कुमार जी सही बात कह रही हैं। डॉक्टर पुष्पा लता भट्ट जी आपको नमस्कार कर रही हैं। ओ और नमस्कार। लक्ष्मण रामानुज जी आपको कह रहे हैं कि पड़ोसन के बांझ होने से कितना सुंदर, दो शब्दों में आपने अपनी बात को समझाया। राजपाल यादव जी सुंदर संवाद कह रहे हैं। तिलकेंद्र अरोड़ा जी जो खुद बहुत अच्छे संचालक हैं, और वो कह रहे हैं उत्तेजना और ऊर्ज का सही विश्लेषण किया आपने। डॉक्टर पुष्पलता भट्ट जी आपको सुनना हमारा सौभाग्य है। और उमंग उमंग सरेन जी कह रहे हैं आजकल के कवि उत्तेजना के बाद खूब तालियां बटोरने में विश्वास रखते हैं। बेशक ऐसा हमें देखने को मिल रहा है हमारे काव्य जगत में, हमारे तभी हम अपने अग्रज लोगों से कुछ सीखने के लिए, आप लोगों को सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, ताकि हम आप लोगों से कुछ सीख सके। तो कहीं मैंने पढ़ा है कि आप कलयुग को अच्छा मानते हैं, हैं? तो दर्शकों को आप बताएं कि वो कैसे। आप क्या कहा कलयुग आपने? को अच्छा मानते हैं, हाँ कलयुग को आप अच्छा मानते हैं, कहीं मैंने पढ़ा और सुना है आपके लिए। वो हाँ कैसे, दर्शकों को आप बताएं। भाई, त्रेता युग, द्वापर जी। युग एक व्यक्ति के दम पर रहे, राम पर रहे, जी। कृष्ण पर रहे हैं। हम्म और भारत में ही देख लो, शुरू हो जाओ महावीर से, बुद्ध हाँ से, जी। गांधी से, हम्म। नानक से, कबीर से। क्या बात है। मतलब आप 100 लोगों के नाम गिना सकते हैं, कोशों को हम्म। गिना सकते हैं। मतलब आप कम से कम 150-200 लोग तो भारत में बता देंगे, और विदेशों में और अलग होंगे जिनका जी। चरित्र किसी से कम नहीं, हम्म। जिन्होंने कुछ भी किया वो समाज के लिए किया, ना तो परिवार बिल्कुल, के लिए बहुत किया, अच्छी ना बात। किसी और के लिए किया। और हम्म। दूसरी बात, उन्होंने कहा है जब जब पाप की हानि होती है मैं अवतार लेता हूँ। हम्म। उनके यहाँ पाप की हानि हुई, उन्होंने अवतार लिया। हमारे यहाँ पाप की हानि हुई नहीं, इसलिए अवतार नहीं लिया, इसलिए हम बढ़िया हैं। बिल्कुल, बढ़िया। मैं तो उन्हीं की बात कह रहा बहुत हूँ, अच्छी। यदा यदा हि धर्म से, तब मैं ग्लानि पैदा पड़ती हुआ हूँ। भारत हमारे यहाँ धर्म। इतना पाप हुआ ही नहीं, इसलिए अवतार नहीं लिया, इसलिए सर जो हमारा युग है सबसे बढ़िया। देखा बहुत जाए बड़ी तो बात है सर। सारे युग सत्ता युग थे, हर युद्ध जी सत्ता सर। के लिए। हम्म। यहाँ पर इतने मुल्क हैं, एक अनुशासन है, जी सर। संयुक्त राष्ट्र संघ है, कि अगर हम्म। छोटे सा मुल्क भी अमेरिका और रूस के खिलाफ बोल सकता है, उस हम्म। समय बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। आज हम्म। हमें स्वतंत्रता तो है हम्म। कि हम कुछ भी कह सकते हैं। कुछ भी कह सकते और आज से अब 500 साल पहले बीरबल को भी कोई बात कहनी होती थी अकबर से, तो पहले हैं। हजूर जान की मुआफी हो तो एक बात कुछ कहूं क्या बात है सर। है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ भी हास्य था ही नहीं, हास्य हम्म। को फुहड़ माना जाता था। तो आपको हम्म। हंसने का हक नहीं था, क्योंकि उन्हें हंसने पता नहीं ही था। नहीं था हास्य क्या हो सकता है। इतने हम्म। दहशत भरे वातावरण में वो लोग रहा करते थे कि राजा के खिलाफ बोलना तो दूर की राजा बात, के खिलाफ। सोच भी नहीं सकते थे। आज हम किसी भी मुल्क के खिलाफ अपने प्रधानमंत्री के ऊपर या राष्ट्रपति के ऊपर कुछ बात कह सकते हैं।
तो हमारा युग सबसे श्रेष्ठ है, जिसमें बिल्कुल हमारा बिल्कुल ठीक। पहले मुंह तो था, लेकिन जीभ काम नहीं ला सकते थे, जबान। बोल नहीं सकते थे। आज हमारा मुंह है, उसका उपयोग कर सकते हम्म, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। और राजपाल यादव जी एक प्रश्न कर रहे थे कि आज की कविता चिंता नहीं, चिंतन नहीं चिंता पैदा कर रही है, तो हैं। हाँ, इसके मैंने बारे कहा में था, आप क्या परसों कहेंगे? पहले दिन मैंने कहा था, अच्छा। कविता जो है चिंतन का विषय नहीं है, चिंता का विषय है। हम्म मेरा मानना है, लेखनी गंदगी पर लिखे। हम्म। समाज में जो भी गंदगी हो, उस पर लेखनी हम्म करनी चाहिए, ना कि हम्म, हमारी लेखनी से गंदगी निकले। जी जी। जो लेखन आदमी को आदमी से तोड़ता है, हम्म, मैं उसे लेखन नहीं मानता। बहुत अच्छी बात है। आज भी जैसे कहते हैं दलित साहित्य, दलित हम्म, साहित्य अब उसे मानते हैं जो दलित लिखे। मैं दलित साहित्य उसे मानता हूं जो दलितों के बारे में लिखा जाए, चाहे बहुत वो बढ़िया। ब्राह्मण लिखे चाहे कोई भी लिखे। कोई भी लिखे। दलित लिखे वो दलित साहित्य नहीं है। दलित साहित्य वो हम्म। जो दलितों के बारे में लिखा जाए। हम्म इन 15-20 सालों में हम्म। लेखन से आदमी को तोड़ा जा रहा है, जोड़ा नहीं जा रहा जोड़ा नहीं जा रहा, बिल्कुल ठीक बात। है। लेखन छोड़िए, आप टीवी पर इतने चैनल आते हैं, इतने सीरियल आते हैं, सब में षड्यंत्रकारी हैं। बिल्कुल सर। एक से एक बड़े बिल्कुल। षड्यंत्र, कहीं बुजुर्ग को षड्यंत्रकारी बना देंगे, कहीं बुजुर्ग हम्म, महिला को, दादी को षड्यंत्रकारी बना देंगे, बना कहीं देंगे, पिता हाँ। को बना देंगे, कहीं बेटे को बना देंगे। और पहले, हम्म आज से पहले जब दूरदर्शन था, तो हम लोग बुनियाद जो ऐसे सीरियल आते बिल्कुल थे। बुनियाद थे। रामायण हाँ। ऐसा सीरियल आता था, महाभारत आता था कि देश में कर्फ्यू लग गया हो। बिल्कुल। आज वैसा हम एक एपिसोड नहीं दे सके मुल्क को। नहीं दे सके। तो कला ने की तो गिरावट आई है। गिरावट आई। कला की गिरावट नहीं, देखा जाए तो व्यक्ति के स्तर में गिरावट आई। स्तर में, हाँ, उसी ने जब कला की व्यक्ति का गिरावट स्तर की है। गिरता है, तो उसमें से हम्म कोई राजनीति में जाता है, कोई धर्म में जाता है, कोई कला के क्षेत्र में जाएगा। जब व्यक्ति का हम्म, स्तर ही गिर गया, तो हर एक चीज का स्तर गिरेगा। ये तो है बिल्कुल नहीं सर। धर्म का स्तर बढ़ा हो, राजनीति का स्तर हम्म अच्छा हुआ या पत्रकारिता का अच्छा हुआ हो, क्योंकि उस व्यक्ति एक बोरी है, उसमें हम्म पूरे व्यक्ति भरे हुए हैं, उन सबका स्तर गिरा होगा, हम्म। तो जहां जाएंगे उसका स्तर ही गिराएंगे, उसको ऊंचा नहीं करेंगे। ऊंचा नहीं करेंगे, हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक कहा। जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा था कि अच्छे लोगों को कहते थे कि वो उजड़ जाए ताकि जगह जगह अच्छाई फैले, और बुरे लोगों के लिए वो कहते थे कि वो एक ही जगह पे रहे ताकि वो जो बुराई है वो कंजस्टेड सी हो जाए। पिलकेंद्र जी कह रहे हैं कि ये सब होने के बावजूद भी हम आज राम राज्य की कल्पना करते हैं, ऐसा क्यों? अतीत की। हाँ, वो ये कहते हैं कि इतना सब हाँ, इसके बावजूद भी आज हम राम राज्य की कल्पना करते हैं कि हमारा जो देश है वो राम राज्य की तरह होना चाहिए। ऐसा सवाल क्योंकि किया है पिलकेंद्र जी ने। नपुंसक कौमें अतीत की ओर जान झांकती, अरे वाह, बहादुर क्या कौमें बात है आगे सर। की ओर देखती। क्या बात है सर। वाह। हमारा गौरव ये कि हमारे यहाँ राम थे, हमारे यहाँ कृष्ण थे, हमारे यहाँ बुद्ध थे, महावीर थे। आने वाली हम्म पीढ़ी क्या कहेगी कि हमारे यहाँ ये थे? हम्म। हमने ऐसा क्या किया है कि आने वाली पीढ़ी हमारा नाम ले? हमारा नाम ले। हमने तो मुल्क वाह। को जिस ऊंचाई पर था उसको गड्ढा खोद करके खाई में गिरा है। खाई से और नीचे नहीं गिरे तो फिर गड्ढा खोद रहे हैं ताकि और नीचे जा सके। हम्म। क्योंकि हम पीछे की नहीं आगे की ओर देखेंगे। हम पतंग उड़ाना सीखे। जी। विदेशों ने विदेशियों ने, वैज्ञानिकों ने पतंग को उड़ते देख करके हवाई जहाज बनाने सीखे। बनाना सीखा। जी जी जी। उन्होंने उससे क्या हासिल किया और हमने क्या हासिल किया? हम्म हम अतीत में पतंगे उड़ती थी,
और विदेशियों ने ये सोचा कि इससे ये किया जा सकता है, हवाई जहाज बनाया जा सकता है, ये बनाया जा सकता है। हाँ, क्या बात है। तो हम आगे की ओर नहीं देखेंगे तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात कही सर, आपने बहुत अगर अच्छी हम बात कहेंगे कही। कि हम राज और राम राज्य लाएंगे तो इसका मतलब हम देश को 5,000 साल पीछे ले जाएंगे। पीछे ले जाए। बहुत आगे अच्छी बढ़ने बात की कही। क्यों नहीं सोच सकते हम क्यों नहीं हम्म कल्पना कर सकते कि राम राज्य से बेहतर राज्य हम बनाएंगे, बल्कि हम्म हम्म हम्म। बेशक, बहुत अच्छी बात कही सर। उस समय के जो माहौल, उस समय का जो स्तर, और उस समय समय के जो सरकमस्टांसेस, उसमें और आज में जो फर्क है, उस फर्क को तो हमें आज वैसे ही एग्जाम्पल क्रिएट करने हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो इंसान एक गया चांद के ऊपर जी। और इंसानियत चली गई पाताल में। ये पता है। तरक्की। ये तरक्की। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आज जो कला का स्तर जिस तरह से गिरा है, वो क्योंकि मनुष्य की सोच का स्तर गिरा है। वो जो सोचने लगे हैं सिर्फ पैसा भी, किस तरह से पैसा ज्यादा से ज्यादा कमाया जाए, और किस तरह से, मैं ये सोचती हूँ, यंग जनरेशन को ये कैसे गुमराह कर रहे हैं, इसके बारे में जो हमारे युवा पीढ़ी है, उसको लेके धर्म और धर्मांधता, इसमें आप क्या कहेंगे? जैसे बच्चे आजकल के कहते हैं कि धर्म से जुड़े हुए नहीं है, और धर्म, और जो इस तरह का आजकल की डिप्रेशन बढ़ रहा है, तो लोग धर्मांधता की तरफ भी बढ़ रहे हैं ज्यादा। तो धर्म और धर्मांधता, इसके लिए आप क्या कहेंगे सर? इसके शब्द है धार्मिकता और धर्मांधता। जी। धार्मिकता वो है कि मैं राम को कंधे पर बैठा करके चलूं, धर्म जी। को कंधे पर बैठा कर चलूं। और हम्म, धर्मांधता ये है कि मैं धर्म के कंधे पर बैठकर चलूं। हाँ, क्या बात है। धर्म को हम्म, बढ़ाने का काम जो है, निभाने का काम धार्मिकता है। धर्म को हम्म, भुनाने का काम धर्मांधता है। हम्म, बड़ी बात सर। आप राम का नाम जपते हो सुबह शाम, रामायण हम्म पढ़ते हो, और सगे हम्म भाई की जायदाद का हिस्सा मार लेते हो। हम्म। अपने हिस्से में बिल्कुल। से सगे भाई को दो तो धार्मिकता है, उसका हिस्सा छीनो हम्म। तो धर्मांधता है। धर्मांधता। हम्म। बहुत अच्छी बात कही। आपकी चिंतन और बातों में बहुत गहराई है। बेशक आपको हमने पहली बार गंभीर होते हुए देखा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके, मैंने प्रोग्राम के शुरू में ये बोला था कि आपके चेहरे की जो गंभीरता है, वो आपके व्यक्तित्व में भी है, आपके कार्य में भी है। और किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी ऊंचाइयों को पाने के लिए, किसी भी क्षेत्र में गंभीर होना बहुत आवश्यक है। और सर, मैंने ऐसा भी देखा है कि आजकल के लोग जो है, बच्चे भी कह सकती हूँ, युवा भी या कभी भी, अपने हाव भाव से भीड़ को इकट्ठा करने की सोचते हैं। जैसे हम कहते हैं नाटक कर रहे हैं, या अपनी अदाएं दिखा रहे हैं, मेल फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ इसमें मैं। और आप अपने चेहरे को बिल्कुल तटस्थ रख के अपनी बात को कितने, मतलब सीधा दिल तक प्रहार करती है आपकी वो बातें, बातों से। तो इसके लिए आप हमें क्या कहना चाहेंगे कि जो 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 लोग ये कला दिखाते हैं अपनी नाटक करके, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि फेस वो ऐसा एक्सप्रेशंस है और जी। कि अगर मैं हाव भाव दिखाऊंगा, हम्म हैं, हम्म हम्म यूं यूं करता रहूंगा, तो लोगों का 20% ध्यान मेरे हाव भाव पर होगा। जी। और हाव भाव नहीं दिखाऊंगा तो 100% लोगों का ध्यान मेरे शब्दों पर होगा। क्या बात। महत्वपूर्ण शब्द है, हाव भाव नहीं। हाव भाव में। तो जब मैं पढ़ने बैठता हूँ या पढ़ता हूँ, तो मैं चाहूंगा शब्द महत्वपूर्ण है, उस पर लोग 100% उसी पर ही अपना ध्यान दें, ना कि हाव हम्म। भाव पर। जी। बहुत अच्छी बात कही आपने। बहुत बड़ी बात कही आपने। और एक बात की, चलो वही उसी बात पे आते हैं जिस पे हम लोग सभी आते हैं, कि अक्सर आपके जो हादसे हैं वो पत्नी से रिलेटेड होते हैं। तो आपकी पत्नी, या आपकी भाभी, या आपकी बहन, या आपकी माँ, या आपकी कोई दोस्त, क्या कभी इन बातों से नाराज नहीं हुई कि हम हमारा आप इस तरह से मजाक उड़ाते हैं, या
कभी इसके लिए आपको घर में कुछ सुनने को मिला हो, या उसकी प्रैक्टिस आप घर से करके चलते हैं? मैं माइक पर जाने से पहले नहीं जी। सोचता मुझे क्या पढ़ना। अरे वाह। माइक पर जब चला जाता हूँ तब बोलना अपने आप जो मुंह से निकल जाए वो ठीक है। अच्छा। हम्म। और जहां तक पत्नी के बारे में बात है तो मैं पत्नी पर हास्य करता हूँ, उपहास नहीं करता। क्या बात। जैसे बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। एक मेरी चार पंक्तियां हैं। जी 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 जी। हमने अपनी पत्नी से कहा, हम्म। तुलसीदास जी ने कहा है, हम्म। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब तारण के अधिकारी। इसका अर्थ हम्म। समझती है या समझाएं? हम्म। पत्नी बोली, इसके अर्थ तो बिल्कुल ही साफ हैं। इसमें एक जगह हम्म। मैं हूँ, चार जगह आप हैं। ये आप हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत और खूबसूरत फिर बात। पत्नी तो तब नाराज होगी ना जब सारी कमाई मैंने उसी को देनी है। हम्म। तो मैं तो उसकी तरफ से डेपुटेशन पर काम कर रहा हूँ। अरे वाह। वो मुझे यही कहती है, और ज्यादा बोलो मेरे बारे में ताकि कमाई और बढ़ जाए मेरी। और बढ़ जाए मेरी। हाँ। और वो मुझे अपनी जो मैं उसको देता हूँ मुझे उसका वो जेब खर्चा दे देती है कि इसमें तुम्हारा खर्च चला लो बस। हम्म। मैं बाउंडेड लेबर की तरह हम्म। काम कर, तो इसलिए नाराज बहुत होने का अच्छी कोई बात। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आता था। मेरी माता पिता की हम्म। बात है, मेरे पिता हम्म। ने और मेरी माता ने आज तक मेरी कविता नहीं सुनी। अच्छा। हाँ, कभी वो कोई किस टीवी लिए? पर देख लिया, देख ले तो देख ले, मैं हम्म। सुना ही नहीं सकता। अच्छा। क्योंकि पिता बैठा है, मैं हंसी की बात करूं कैसे उसके सामने। ये आपके समय के संस्कार है, पर आज। आज की बात, मैं अपने बच्चे बैठते हैं मेरे साथ हंसी मजाक करते हैं, लेकिन मेरी कभी हम्म। हिम्मत नहीं कि पिता के दोस्तों के बीच में बैठ जाऊं या कोई हंसी की बात हम्म। उनके सामने कर सकूं। टू हम्म। द पॉइंट बात करनी। उन्होंने बुला लिया, जो सवाल किया 1 मिनट में जवाब दिया, और गनीमत मानता था जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए मैं निकल लूं बस। हम्म। आज भी मेरे बच्चे जो है, बेटा जो है, वो तभी आते हैं जब उनको कोई काम हो या मैं बुलाऊं। अच्छा। मेरे ग्रैंड डॉटर है, पोता है, हम्म। पोती, वो भी मेरे कमरे में नहीं आती। अच्छा। वो तभी बुलाते हैं कि जब मैं बुलाऊं उन्हें कि भाई ये है, हम्म। काम करवाया अगर निकले। वो वो अपने माँ बाप से बहुत हंसी मजाक ये सब ठिठोली गुमराह। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने कभी भी आ, कोई चीज की मांग कभी भी पिता से या माँ से ऐसी नहीं करी। और मैं आज भी जो है, मेरे पास 2 जोड़ी जूते हैं, एक ब्लैक है, एक ब्राउन है, एक चप्पल हम्म। है। अच्छा। मुझे इसके अलावा खरीदने की जरूरत ही नहीं महसूस हुई। मैं अपनी वार्डरोब में या चले जाओ तो हम्म। आप देख लें कि जितने भी कमीजें मिले मेरे जन्मदिन पर लोगों ने गिफ्ट कर दी तो ले ली। हम्म। और कभी कोई अच्छा। डिजाइनर कपड़े मैंने जिंदगी में नहीं खरीदे। हम्म। एक तो पैसे ज्यादा दूं, दूसरा उसका विज्ञापन करूं, दूसरा विज्ञापन करूं। उसका नाम यहाँ पर लिखा आएगा, उसका जी नाम जी जी जूते के जी। ऊपर लिखा आएगा, ये किसका है। तो किसका इतना है? मूर्ख हाँ। मैं नहीं हूं कि पैसे भी ज्यादा दूं और तुम्हारा विज्ञापन भी करूं। वो तो आप मैं अर्थशास्त्र के मैं विद्यार्थी हैं, कोई भी तो ये मेरा सब कोई बातें चीज तो। का 1500 2000 से ऊपर जाता ही नहीं, खरीद ही नहीं सकता। हम्म। तो आप आज के इतनी बच्चों के लिए ये महिला, संदेश है। इतने लोग सुन रहे हैं यहाँ, बिल्कुल। महिलाओं से पूछना चाहता हूँ, कहीं जी, बाहर बहुत जाना से लोग होगा, सुन रहे हैं सर। हम्म। कहीं बाहर जाना होगा तो महिलाएं हम्म। वार्डरोब खोलती हैं। ये सारी ये ठीक नहीं रहेगी। अरे भाई हम्म। कुछ दिन पहले तुमने ही तो पसंद करके ली थी, आज ठीक कैसे नहीं रहेगी। क्योंकि वो पहन चुकी है पहले। हाँ, उसकी हम फोटो आ अपनी चुकी चॉइस है के ऊपर फेसबुक पे।
हम अपनी चॉइस के ऊपर उंगली उठाते हैं, अपने, हाँ, अपनी खुद पसंद अपनी के ही ऊपर सिलेक्शन उंगली से। उठाते बहुत बड़ी बात सर। हैं। और कोरोना काल में ये लगा कि हमें कितनी व्यर्थ चीजें खरीदी। पहले हमें बिल्कुल। कोई चीज जरूरत होती थी तो बाजार जाते थे, अब हम बाजार चले हम्म, जाते हैं और कुछ भी ले आते हैं, कुछ भी ले, चाहे उसकी एक जरूरत चीज हो लेने चाहे नहीं। जाएंगे 10 लाएंगे। पहले शादी ब्याह में हम्म, मुश्किल से जो सबसे संपन्न शादी मानी जाती थी, उसमें हम्म, प्लेट की मिठाई होती थी जिसमें 3-4 मिठाइयाँ होती थी। जी जी। अमूमन एक मिठाई या तो हलवा रख दिया, ये रख दिया। आज मैं हम्म, एक शादी में गया कुछ हम्म, साल पहले, उन्होंने हम्म। 3100 आइटम खाने की रखी थी, कोई खा भी नहीं सकता, गिन भी नहीं सकता, मेरे को लगता है। और उन्होंने मुझे बताया कि 3100 आइटम है। मैं इतनी हम्म। आइटम, बोले मेरे समधी ने 2500 रखी थी। लो, मैं मतलब उसको दिखावा। दिखावा, दिखावा। हम्म। आपके पास फेंकने के लिए रोटी है, किसी को तो रोटी देखना नसीब नहीं है। देना नसीब। आप कितने बड़े अपराधी हैं। बहुत बड़े, समाज और देश के। बिल्कुल सही बात। भाई हमारे दादा तो खाना खाते थे तो प्लेट में पानी डालकर पी जाते थे, ताकि हम्म। अनाज का एक अन्न भी व्यर्थ नहीं जाए। उनकी पेट में जाए व्यर्थ। तो हमने तो वो हम्म, देखा है, हमें इतना बुरा लगता है। और मैं इसी के लिए मैं कभी भी किसी भी शादी में जाकर खाना नहीं खाता हूँ। घर आकर के मैं अपने 2 फुलके 2 सब्जी खा करके सोता हूँ, चाहे रात के 2 बजे आऊँ। अरे वाह। हम्म, क्योंकि मुझे वो ऐसी व्यर्थ की बर्बादी लगती है हम्म, कि मैं 5,000 की प्लेट भी उठाऊं और कुछ खाऊं भी नहीं, हम्म, अपने हम्म, मिल करके आकर के फिर आ जाता हूँ। हम्म, बहुत बड़ी बात सर। ये बातें अगर आज के समाज में बेशक हमने तरक्की की है, पर इस प्रगति के अंधाधुंध दौड़ में हम अपनी वास्तविक जो गति है, अपनी वास्तविक जो चाल है, वही भूल रहे हैं। लड़खड़ाने पे मजबूर है। आपकी बातें हमें ये सब सिखा रही हैं। बहुत अच्छी बात आप हम लोगों को बता रहे हमें हैं सर। अभी भी हमारे मुल्क को चलना चाहिए, दौड़ना जी, नहीं। दौड़ना नहीं उस चाहिए। दौड़ में अक्सर ये हो जाता है कि हम आगे निकलने के चक्कर में किसी को कुचल तो जी, नहीं रहे, हाँ। हम्म। वो ध्यान हम किसी की भूल जमीन जाते छीन, वो भूल जाते हैं। तो वही ये भी एक प्रश्न था कि आज के जो कवि हैं वो टारगेटेड कविता लेके मंच पे जाते हैं, जैसे पहले से ही उनका माइंड मेकअप कर दिया जाता है कि आपको आके यहाँ हास्य पढ़ना है तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, आपको ओज पढ़ना है, मतलब ओज क्या पढ़ना है, आपको माइक को इधर से उधर फेंकना है। मेरे को तो ओज आजकल यही नजर आया है। नहीं। और ऐसी बात तो नहीं है, वो उनका अपना बहुत से तरीका लोग है ऐसा करते हैं। पढ़ने का। हम्म, और मेरा हम्म, मानना है कि मुझे अपना काम ठीक करना है, जी, दूसरा क्या कर रहा है। मैं कोई वाइस हम्म, चांसलर या अध्यापक नहीं हूं जो उनकी कापियां जांचूं। जी जी। मैं अपनी कॉपी ठीक लिखूं, मेरा काम बस इतना हम्म। ही। और सबसे बड़ी बात कि आज के इस समय में जिस तरह का हास्य ने रूप ले लिया है, अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनोद मंजर तिवारी जी। वो कह रहे हैं कि आज के हास्य के बारे में, जो आज के लोग परोस रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? शायद आप इसका जवाब वैसे दे चुके हैं पहले, फिर मैं दे ही भी चुका हूं मंजर कि दूसरे की जी कॉपी ये नहीं बात, जा सकता। जी हाँ, वही मैं अपने अभी ये सवाल बात हल कर रही करो थी। या अपनी हम्म, आत्ममंथन करो, यही बहुत है बस। यही बहुत है। इस मुल्क में तो किसी को मत बिगाड़ो, तुम ठीक रहो। तुम ठीक। एक वर्ल्ड पीस फाउंडेशन की सेक्रेटरी मुझे मिली इंडिया की, चंडीगढ़ में। हम्म, उसने मुझसे कहा कि शर्मा जी, पूरे वर्ल्ड में एक हम्म, देश दूसरे को मुल्क पर हमला कर रहा है, हम्म, खून खराबा बढ़ता जा रहा है, विश्व शांति हो जाए, कोई हमें आप कोई राय दो। मैंने हम्म, एक लाइन में उसको जवाब दे दिया, मैं कुछ मत कर, तू खुद जी, शांत रहे बस, हम्म, विश्व शांति आ जाएगी।
हम दूसरों को शांत करने के चक्कर में इतना कोलाहल मचाते हैं कि वही अशांति का कारण हो जाता है। तो बिल्कुल सही कहा, मेरे फादर भी यही कहा करते थे कि तू अपनी गठड़ी सांभ तेनू होर नाल की। वो पंजाबी में ये बोलते थे कि तू अपनी गठड़ी सांभ तेनू होर नाल की। वही बात आप अभी हमसे कह रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। चौधर दीनी चदरिया। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुक्ता जी कह रही हैं आप जैसा दूसरा नहीं सर, बेशक सर जैसा अभी तक तो दूसरा नहीं। तो और आप जब हिंदी साहित्य अकादमी दिल्ली सिक्के थ्रू के जरिए से आपने कुछ नए काम किए थे, कुछ अलग हिंदी साहित्य को बढ़ाने के लिए, वो क्या थे वो भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ, आपके मुंह से ही हम सुनना चाहेंगे। मैंने कुछ नए कार्यक्रम हिंदी अकादमी में, एक तो एकल काव्य पाठ जी, जिसमें नीरज जी को बुलाया गया। अच्छा। और मुझे रखा गया कि वो थक जाए तो बीच में मैं बोल दूं 2-4-5 मिनट के लिए। पर भाई नीरज ने थका एक गिलास बीच में पानी भी नहीं दिया ताकि मैं एक शब्द भी बोल। ओम प्रकाश आदित्य जी का एकल काव्य पाठ किया और आपके एक मेरा हुआ वहां पर। फिर मैंने लाल किला अतीत की याद में एक कार्यक्रम किया जिससे आजकल आज के कवियों ने जो हमारे लाल किले के 50 साल पहले के कवि थे उनको पढ़ा। अरे वाह, क्या बात है। किसी ने दिनकर जी को पढ़ा, किसी ने पंत जी को पढ़ा, किसी ने महादेवी जी को पढ़ा। ये बड़ी बात सर, उन लोगों को जिंदा रखना और उनके शब्दों और उनकी कविताओं को। वाह। उसमें एक दो बड़े कवि थे, सोम ठाकुर और विराट जी कवि थे जिन्होंने इन सब के सामने साथ पढ़ा भी है, उनको सुना भी है। तो उसकी तरह उन्होंने वो काव्य पाठ किया। फिर उसके बाद मैंने एक रखा दिवंगत हास्य कवियों का। अच्छा। जो हास्य कवि नहीं रहे उनकी रचनाओं का पाठ आज के हास्य रस के कवियों ने किया। तो पता लगे जनता को कि आज से 50 साल पहले कविता कैसी थी, क्या था, कविता कैसे पढ़ी जाती थी। और बाहर हमें प्रोजेक्टर लगाना पड़ा, हॉल इतना भर चुका था उसका। कार्य ही ऐसा था सर, क्या खूबसूरत काम किए। वाह, वंदनीय, अनुकरणीय। साहित्य अकादमी में मैं रहा और उसमें भी जो 10-10 हजार रुपए के पुरस्कार थे उन पुरस्कारों को 2.5 लाख, 5 लाख, 1 लाख समय के हिसाब से पीसा, उसमें कोई चेंज नहीं किया। फिर उनके जो ग्रंथ किताब छपते थे तो मैंने ये कहा कि अगर हम जिसकी भी किताब छापेंगे उसकी बिक्री की 35-40% रॉयल्टी लेखक को देंगे। आज इतने बड़े प्रकाशक सब करोड़पति हैं, लेकिन किसी ने किसी लेखक को ये बता दे कि मैंने लाख रुपए की भी रॉयल्टी दी। जी जी जी। क्योंकि हमारा सरकारी तो 35-40% की रॉयल्टी। और लेखन का जैसे हिंदी अकादमी भी है हमारी, तो उसमें एक कोई लिखता है, अखबार 500-700 रुपया देते हैं, कोई 400 रुपया देता है। हम 350 से 1000 से 5000 रुपए तक का एक लेखक जो हमारे यहाँ लिखता है वो आज तक वो परंपरा। अरे वाह, क्या बात है। बहुत बहुत अच्छी सोच, बहुत अच्छी शुरुआत और बहुत ही अनुकरणीय और वंदनीय ये कार्य जो है आपने किए हैं। बेशक बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसी को रॉयल्टी नहीं मिलती है, ऐसा रश्मि अभया जी कह रही है। और बहुत से लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा आपसे कनेक्ट रहने के चक्कर में आप लोगों के नाम नहीं ले पा रही, आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। रश्मि अभया जी, राजपाल राघव जी, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, डॉक्टर पुष्पलता भट्ट जी, अलका शर्मा जी,
मृत्युंजय जी, राजपाल यादव जी, मुक्ता टोपे जी, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, और जितने भी नाम, अरविंद सोनी जी, कामेश्वर सिंह जी, मंजर गौरवपुरी जी, पुलकेंद्र अरोड़ा जी, आप सभी का, दीपक कुमार जी, सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं हम, कि आप सभी के स्नेह को हम नमन करते हैं कि आप इतने देर तक हमारे साथ जुड़े हैं और सच की अनुकरणीय बातों को आप सुन रहे हैं। आप ही कहते हैं कि बच्चों को इतना लायक मत बनाओ कि आप ही उनके लायक ना रहो। बहुत खूबसूरत बात आपने कही है। तो इस बात को भी हम अपने दर्शकों तक आप किस तरह से पहुंचाना चाहेंगे, अपने सुनने वालों तक? और लोग आपकी कुछ कविताएं भी सुनना चाहते हैं, ज्यादा नहीं तो एक आधी, जितना भी आपका मन हो आप हमें जरूर सुनाएं। तो इसके साथ आप हमें ये भी बताएं कि हम बच्चे, जैसे आजकल के बच्चे, हम लोग बहुत बुरी तरह से उनकी पढ़ाई या उनको फॉरेन भेजने के लिए या देश भेजने के लिए लालायत है लगभग सभी माता पिता। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम आईआईटी में बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं कि वो अमेरिका की सेवा करें। हम्म। हैं? हम अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाएं कि वो भारत की सेवा में अपने ज्ञान को दे। आज आईआईटी पर जो सरकार का खर्चा होता है, कितना खर्चा होता है, आप जेएनयू में देख लीजिए। अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग हैं और हम्म। सरकार का कितना करोड़ों रुपया खर्च होता है, और उसको एक पल में भूल करके हम लोग विदेश चले जाते हैं और वहां पर हम उसका फायदा उस मुल्क को पहुंचाते हैं। इसमें हमारी सरकार की भी कुछ गलतियां रही होंगी वही कि बात हम हम कहने वाले थे। उनके ज्ञान को, उनकी हम्म। विद्वता को यहाँ इस्तेमाल हम्म। करने के अब मैं अपने आप को असमर्थ पाए, तब जाकर कुछ वहां मजबूरी में जाते हैं, कुछ मजबूती से जाते हैं। हम्म। मैं समझता हूँ कि जो मजबूरी में जा रहे हैं उनकी क्या अपेक्षा है हमारे से या हमारी सरकार से, सरकार को उसे जरूर जानना चाहिए। जी, बिल्कुल। ये बात अगर पहुंच जाए तो शायद बहुत से लोग, बाहर बच्चे का, बाहर का लोग, कुछ एक लोगों का क्योंकि तो कम हो ही जाए। हम ज्ञान को, टैलेंट को समझ नहीं पाते, उन्हें उपेक्षित हो करके बाहर जाना पड़ता जी। और उसी टैलेंट से वो वहां पर जाकर के नाम कमाते। हम्म। अमेरिका जाओ, हर एक क्षेत्र में आपको इतने भारतीय मिलेंगे, चाहे वो रिसर्च का हो चाहे स्पेस का हो। तो अगर वो वहां नहीं जाते, हम उनके विद्वता को और उनके ज्ञान को पहचान पाते, तो आज भारत कितनी तरक्की करता। बिल्कुल। जो क्रीम हमारी बाहर गई है, वो हमारे देश के लिए कार्य करती, अगर उसको यहाँ थोड़ा सा भी सम्मान या कुछ और मिलता। बहुत नहीं उसको, अच्छी बातें। जी सर। हाँ मैं बस एक आध रचना सुना देता हूँ। जी, और स्वागत है। कि अच्छा लिखो कहना ही आसान है, पर हम्म। क्या तुम्हें इसका भान है कि अच्छा हम्म। लिखने से आदमी अच्छा बिकता नहीं है। फिर अच्छा भी लिखूं तो अच्छे लोगों के लिए तो लिखा जाए। तुमने सीख तो हम्म। दे दी, पर भाई इधर हम्म। आओ, कुछ 8-10 अच्छे लोगों के नाम तो गिनवाओ। क्या बात है। यार तुलसीदास तो मैं भी बन सकता हूँ, पर किसी हम्म। राम को तो करके आओ। क्या बात है, क्या बात। और कहीं ये भी कहता हूँ हम्म। कि किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। हम्म। कोई भी कितना भी ताकतवर हो, सूर्य तुम बड़े महान हो, हम्म। उससे बड़ा ताकतवर तो संसार में कोई नहीं। कोई नहीं। हम्म। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, हम्म। तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि तुम हम्म। सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब। हम्म। पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है,
जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें, आहा, वहां वो कितना छोटा क्या, पड़ जाता। इसलिए बिल्कुल कितने भी बिल्कुल, क्या ताकतवर बात बनो कभी उसका घमंड मत करो। है, कमेंट और मत करो, जिंदगी में बहुत खूबसूरत। किसी गरीब का मजाक मत करो। हम्म। मेरा आज भी मानना है, 1000 कविताएं आंसुओं पर लिख लो, वो हल्की पड़ जाएंगी। एक के हम्म। आंसू, पहुंच लो। किसी के आंसू पहुंच दो, वो ज्यादा बड़ा काम है बनस्पत 1000 आंसुओं पर कविता लिखने से। कविता लिखो, बहुत अच्छी बात है सर। और इस पर भी है कि गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। नदी हम्म। ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या हम्म। औकात है, तुझे पता है कहाँ नदी और कहाँ कुआं। नदी ने हम्म। अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है। वो हाथ जोड़कर बोला, बहन जी, भटकाव और हम्म। ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। आहा। भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास हम्म। आता है। मेरे पास तुम आता है, ऊपर क्या बात है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे आहा, से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा ही रहता बहुत ही खूबसूरत बात हूँ। है सर। और मैं आज की तारीख में इन सबसे कहना चाहता हूँ, सारे जी। ऋषि मुनियों से, हम्म। धर्म के इतने बड़े महान लोगों से, कि हम्म। राम शब्द के झूठे बेर खा सकता है, पर सबरी हम्म। राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती। क्या बात है, सही बात, सही बात। अगर हमने ये बात की होती तो आज जो हम्म। जातीयता के झगड़े हैं वो होते ही हम्म। नहीं। हम होते सिर्फ ही भारतीय होते, ना हिंदू होते, ना मुसलमान होते, ना सिख, ना ईसाई होते। ना सिख ना ईसाई होते, इंसान होते। बिल्कुल। भारतीयता, देखो, मैं गौड़ ब्राह्मण, तू हम्म। सांडिल्य ब्राह्मण, तू हम्म। बंगाली ब्राह्मण, हम्म। ये विचारधारा है। मैं हम्म। ब्राह्मण हूँ, ये विचार है। बिल्कुल सर। मैं ब्राह्मण हूँ, वो शूद्र है, वो वैश्य है, वो हरिजन है, ये एक हम्म। विचारधारा है। मैं विचारधारा है, भारतीय हूँ, क्या बात है। मैं हम्म। भारतीय हूँ, ये एक विचार है। जी। मैं भारतीय हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं जर्मन हम्म। हूँ, ये एक हम्म। विचारधारा है। मैं मनुष्य विचारधारा। हूँ, ये एक विचार है। विचार, खूबसूरत अंतिम विचार होते हैं, बिल्कुल। अंतिम जो है, हम मनुष्य हैं, यही एक विचार है। हम्म। यही एक विचार। ईश्वर ने धरती के टुकड़े नहीं किए, हम्म। ईश्वर ने धर्म नहीं बनाया। हम्म। धर्म के टुकड़े इसलिए हुए, एक और दो की लड़ाई में। देश हम्म। इसलिए बने, एक और दो की लड़ाई में, कि हम्म। अगर जब तक ये बैठा रहेगा तब तक मैं राष्ट्रपति नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। इस देश का आदमी, इस देश की हम्म। राजनीति, हर देश की राजनीति, जब आदमी को तोड़ करके राजनीति नहीं कर पाती है, सफल हो पाती हम्म। है, तो मुल्क को तोड़ने की बात मुल्क को तोड़ने की बात करती है, इंसान को तोड़ने की है। इसी बात वजह करती है, से बिल्कुल सर। सारे देश मिले, इसी वजह से धर्म के बंटवारे हुए। हम्म। हम एक और दो की, हमें लगा कि जब तक ये बैठा है, हम्म। मैं तब तक बड़े पद पर, शंकराचार्य पद पर या बड़े हम्म। मठाधीश पद पर नहीं बन सकता जब तक हम्म। ये जिंदा है। इसलिए उसने एक जिंदा। अरबपति साथ लिया और एक अलग पंथ की हम्म। स्थापना की, धर्म एक के दो अलंपत की टुकड़े। स्थापना, कितने पंथ हो गए इस तरह से। पहले तो तो एक और विदेशियों दो ने की, आके हमें ये एक तोड़ने और की दो की कोशिश की, लड़ाई, अब हम खुद ही खुद को तोड़ रहे हैं। एक और दो की लड़ाई के झगड़े। एक और दो की लड़ाई के तब चक्कर। मैं आपसे विदा लेते हुए सिर्फ 4 पंक्ति ये कह देता हूँ कि आज एक बार स्वागत। कहें, आखिरी बार हम्म। कहें, क्या पता तुम न हम्म। रहो, क्या पता हम न रहें। हम ना रहे। मंदिर मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हम्म। हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा। मरा मुसलमान हम्म। तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे आहा, बिखरे हैं सब,
आओ मिलजुल कर रहे, क्या पता तुमने रहो, क्या पता हमने रहो। क्या पता। बहुत बहुत क्या बात। जय। बहुत 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 शुक्रिया सर आपका। और एक बार फिर से देवशील मंच की तरफ से, हम सब की तरफ से आपका अभिनंदन और स्वागत और वंदनीय आपकी बातें, अनुकरणीय आपकी बातें। जैसा कि मैं अक्सर कहती हूँ आपके लिए, बस यही कह सकती हूँ कि छोटे छोटे तारों के बिना आकाश, जल की नन्ही नन्ही बूंदों के बिना गागर, घुटनों के बल रेंगती नदियों के बिना सागर, आंसू बिना आंख, भक्तहीन भगवान। जैसे कोई महत्व नहीं रखते, वैसे भी आपकी तरह हम भी निरर्थक बड़ा होने की बजाय सार्थक छोटा होना सीखे। आओ हम भी कुछ पाने की बजाय कुछ खोना सीखे, और सुरेंद्र सर की तरह निरर्थक बड़ा होने की बजाय सार्थक छोटा होना सीखे, सार्थक छोटा होना सीखे। आपकी बातों से नमस्कार। यही संदेश हमें मिला। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुभ रात्रि। शब्द है। बहुत लंबी उम्र हो आपकी, और आप हमारे साथ यूं ही बने रहे। आपका स्नेह आशीष हमें मिलता है। नमस्कार।